Hello friends, myself Dr. M.K. Gokru, Department Mathematics, Government College Ajmer। अब तक हमने स्पेशल रिलेटिविटी के पॉस्टुलेट्स और उसके डेवलपमेंट्स के बारे में सीखा और समझा। इसके बाद आज से हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करेंगे। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की क्यों आवश्यकता पड़ी और कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, इसको समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना होगा। थ्योरेटिकली कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं डिस्कस करूंगा और उस डिस्कशन को अपने वे में समझना है। डिस्कशंस क्या है? देखिए, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्लासिकल मैकेनिक्स में जो हम दो चीजें देख रहे थे, वहां क्लासिकल मैकेनिक्स एक तरह था ग्रेविटेशनल थ्योरी, न्यूटोनियन थ्योरी, और दूसरी तरफ था इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। न्यूटोनियन थ्योरी और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, न्यूटोनियन थ्योरी और थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। न्यूटोनियन तो पार्ट है उसका, थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब इस थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हो क्या रहा था? थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन में इंटरेक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स, और यहां क्या हो रहा था? इंटरेक्शन between two particles, but here the particles are charged। यानी इंटरेक्शन हो रहा है दो पार्टिकल्स के बीच में, इंटरेक्शन दोनों थ्योरी में। इस थ्योरी में इंटरेक्शन हो रहा है, सिंपल पार्टिकल हैं उनके बीच में, और यहां जो इंटरेक्शन हो रहा है वो चार्ज पार्टिकल है। ये डिफरेंस हम जानते हैं। एंड बिटवीन टू अनचार्ज पार्टिकल, तो हो क्या रहा था कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हैज इट्स ओरिजिन इन द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। हम पहले से इस न्यूटोनियन थ्योरी और थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन को पहले से जानते थे, पर जैसे ही इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का डेवलपमेंट हुआ तो हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी देखा था। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के डेवलपमेंट में भी ये चीजें देखी थी कि वहां जो थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए इन लॉज को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ रहा था। इन लॉज को मॉडिफाई करके हम काम करने की कोशिश कर रहे थे। डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड एक्सटेंशन टू लॉज ऑफ मैकेनिक्स हैज बीन सिंगुलरली सक्सेसफुल, और वो सक्सेसफुल भी हो रहे थे। हम बता रहे थे इस चीज को कि ये ठीक है। In view of first postulate of special theory of relativity, law of gravitation should also be Lorentz covariant। यानी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो लॉरेंज कोवेरिएंट होने चाहिए,
है ना, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन शुड आल्सो बी लॉरेंज कोवेरिएंट। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉरेंज कोवेरिएंट, लॉरेंज कोवेरिएंट होना चाहिए, शुड बी, होना ही चाहिए। अब गैलीलियन कोवेरिएंट तो हो रहे थे, पर लॉरेंज कोवेरिएंट में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन शुड आल्सो बी लॉरेंज कोवेरिएंट। इन न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स, न्यूटोनियन थ्योरी में फोर्स जो है, फोर्स बिटवीन टू, इंटरेक्शन बिटवीन टू पार्टिकल, दिस फोर्स टू पार्टिकल ऑफ मास m एंड m डैश, m और m डैश के मास के दो पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट करें, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, तो उनके बीच में जो फोर्स डेवलप हो रहा था, फोर्स विल बी गिवन बाय -g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, g m डैश अपॉन r माइनस r डैश होल क्यूब इंटू r वेक्टर r माइनस r डैश वेक्टर r डैश। यानी फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनका डिफरेंस भी वेक्टर क्वांटिटी, ये बाकी सब स्केलर मैं दिया था। तो थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन में फोर्स, दो पार्टिकल जिनका मास m और m डैश है, उनके बीच में फोर्स इससे दिया जाता है, r माइनस r डैश, ये वेक्टर है, तो ये वेक्टोरियल क्वांटिटी है। तो फोर्स यहाँ g क्या है, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू, g की वैल्यू g इज इक्वल टू 6.66 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर g इनवर्स 2 एक्सलरेशन का है। तो माइनस 8, सॉरी, इतना छोटा सा फोर्स है ये g, पर इसकी वैल्यू है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर g स्क्वायर, या g रेज़ टू द पावर -2 कह देते हैं, या पर कह दे। द फोर्स हैज बीन आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम पोटेंशियल। ये जो फोर्स है, ये पोटेंशियल के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल के फॉर्मेट में ये फोर्स क्या हुआ, F, दिस फोर्स कैन बी रिटन एज F इज इक्वल टू पोटेंशियल। अगर V पोटेंशियल है उस फील्ड का, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसका पोटेंशियल V है, तो उसको हम लिख सकते हैं m ग्रेड V, जहां ग्रेड V m डैश, यही टर्म आएगी, ग्रेड V या V इज इक्वल टू जी एम, इसको V को, वेयर V इज इक्वल टू जी एम डैश अपॉन जी एम डैश अपॉन r माइनस r डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड, r माइनस r डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये V है पोटेंशियल, पोटेंशियल उस फील्ड का पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फील्ड का पोटेंशियल इससे दिया जाएगा। तो ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज ऑब्वियसली इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। लॉ ऑफ पोटेंशियल, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये जो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में तो इनवेरिएंट है। हम चाहते थे कि लॉरेंजियन ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट रहे, वो ठीक नहीं हो रहा था और उसको ठीक, हाउएवर द टिपिकल एग्जांपल ऑफ एक्शन एट ए डिस्टेंस रिक्वायरिंग इनफाइनाइट, अगर एक्शन एट डिस्टेंस, ये दोनों पार्टिकल कुछ डिस्टेंस पर है और एक्शन ऑफ इस एक दूसरे में फोर्स डेवलप हो, तो फोर्स के लिए इसको एक्सेलरेशन डेवलप करना पड़ेगा, वो इनफाइनाइट एक्सेलरेशन डेवलप करना पड़ेगा उस फोर्स के लिए। इनफाइनाइट वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द gravitational effect, it also involved the concept of simultaneity, concept of simultaneity को भी इन्वॉल्व करेगा, और इनफाइनाइट फोर्स को प्रोपोगेट करने के लिए, ये होल्ड करने के लिए। द थ्योरी therefore cannot be brought within the framework of special theory of relativity, और इसीलिए ये जो थ्योरी है
लॉरेंजियन कोवेरिएंट बनाने के लिए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये होल्ड नहीं कर रहा था। विदाउट द मॉडिफिकेशन, बिना मॉडिफिकेशन के ये बात बैठ नहीं रही थी। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मॉडिफाई द न्यूटोनियन थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन में कोशिश भी की गई कि न्यूटोनियन थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स को लॉरेंजियन कोवेरिएंट बनाने की कोशिश किया गया, प्रयास किए गए, पर वो सक्सेसफुल नहीं रहे। तो यहाँ एक चीज समझनी होगी कि देखिए, दे वन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशन विच वाज लोकली अज्यूम्ड वाज नेवर एक्सप्लेन्ड। यानी ग्रेविटेशन थ्योरी में एक चीज जो बिल्कुल हमेशा मानी गई, जिसको एक्सप्लेन कभी नहीं किया, पर माना क्या गया कि एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। क्या माना? मैं इसको हटा देता हूं। क्या माना गया कि एक्सेलरेशन जो है मास पार्टिकल का, वो मास पे डिपेंड नहीं करता। ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, उस मूव करने वाले पार्टिकल का एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड नहीं करता। इस थ्योरी में ये है। जबकि इस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन मास। ये बेसिक डिफरेंस है। यानी न्यूटोनियन थ्योरी या थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन में एक्सेलरेशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल हैविंग सम मास m से, तो वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में मास पे डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स थ्योरी में। अब ये जो मास है यहां इस जगह, यहां ये भी बता दें कि यहां तीन तरह के मास की बात होगी, mi, mg एंड mg। अब ये तीन तरह के मास क्या है? ये है इनर्शियल मासेस, मास ड्यू टू इनर्शिया। ये पैसिव ग्रेविटेशनल मास, और ये एक्टिव ग्रेविटेशनल मास। क्या है ये तीनों? अच्छे से समझ लें। इनर्शियल मास ड्यू टू इनर्शिया, यानी इनर्शिया के कारण मास का डेवलपमेंट, पार्टिकल के अंदर पार्टिकल मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, इनर्शिया डेवलप हुआ। इनर्शिया का मतलब वो मूव करने का, जो विरोध करने वाला फोर्स है, अपोज करने वाला जो फोर्स है, वो इनर्शियल फोर्सेज है, और इनर्शियल फोर्सेज के कारण जो मास डेवलप हो रहा है वो इनर्शियल मास। पैसिव ग्रेविटेशनल मास वो मास है जो ग्रेविटेशनल फील्ड को चैलेंज कर रहा है, या यूं कह दें ग्रेविटेशनल the passive gravitational mass is the mass of body by virtue of which body respond to a gravitational field। यानी ग्रेविटेशनल फील्ड को रेस्पॉन्ड कर सके ये मास, पैसिव ग्रेविटेशनल फील्ड को, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको रेस्पॉन्ड कर सके, तो ये मास जो होगा वो मास पैसिव ग्रेविटेशनल मास है। और ये एक्टिव ग्रेविटेशनल मास वो मास है जो ग्रेविटेशनल फील्ड को डेवलप करने में काम आए। ये तो रेस्पॉन्ड करने में काम आएगा, और ये ग्रेविटेशनल फील्ड को डेवलप भी कर सकता है, एक्टिव ग्रेविटेशनल मास। तो ये तीन तरह के मास हैं, ये उस फोर्स फील्ड में काम आएंगे। तो इनर्शियल मास, पैसिव ग्रेविटेशनल मास और एक्टिव ग्रेविटेशनल मास, यहां ग्रेविटेशनल फील्ड को रेस्पॉन्ड करने के लिए ही आ रहा है, और ये मास एक्टिव ग्रेविटेशनल फील्ड डेवलप करने में काम आ रहा है। तो बेसिकली हम इनर्शियल मास के बारे में बात करेंगे और पैसिव ग्रेविटेशनल मास के बारे में बात करेंगे। इस स्टेज पे हम एक्टिव ग्रेविटेशनल मास की बात ज्यादा नहीं करेंगे। अब ये जो मास है, इट हैज लॉन्ग बीन known that mi is equal to
ये हमें इनर्शियल मास के बारे में बहुत पहले से मालूम है कि mi इक्वल टू mg, ये mi mg के बराबर है। यानी inertial mass is nothing but mass of the particle into acceleration इसके बराबर। ये बहुत पहले से हम मालूम है कि inertial masses हैं वो इसके बराबर होते हैं। अब हो क्या रहा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड जिसका पोटेंशियल v है उसमें पार्टिकल मूव कर रहा है, तो MIA फोर्स, MIA यानी इनर्शियल मास into acceleration is nothing but gravitational mass into grade v, पैसिव ग्रेविटेशनल मास एंड ग्रेड v इसके बराबर होगा। यानी v पोटेंशियल वाले ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो इनर्शियल ये फोर्स हो गया mi into a mass into acceleration is equal to f is equal to ma, हम ये लिखते हैं। तो inertial mass into acceleration is given by this. So acceleration, अब यहां से अगर मैं इसका मोड ले लेता हूं, मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो ये mi a is equal to mg upon ma, magnitude of this one is equal to grade v। यानी v पोटेंशियल वाले फील्ड में अगर कोई पार्टिकल a एक्सलरेशन से मूव कर रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय दिस वन। अब ये एक्सलरेशन बहुत अच्छे से हमने वो एक एक्सपेरिमेंट ध्यान हो तो सुना हो, पीसा की दीवार से अलग अलग मास के पार्टिकल्स गिराए गए थे और सब सेम साथ में आके नीचे, वो पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सब जगह कांस्टेंट था, सेम था, और उनका एक्सलरेशन भी सेम होने के कारण वो सब समान उसमें जाके गिरे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो फैक्टर है ये कांस्टेंट होना चाहिए। एक्सलरेशन, इसके कारण से एक्सलरेशन में चेंज नहीं होना चाहिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में। तो mg अपॉन mi मस्ट बी कांस्टेंट, mg अपॉन mi मस्ट बी कांस्टेंट एंड कांस्टेंट भी कैसा, इक्वल टू 1। लेटर ऑन एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर इसको सिद्ध करने की कोशिश की गई, जो एक्सपेरिमेंट बाद के स्टेजेस में है कि mi इज इक्वल टू mg। पर इन जनरल तो क्या है, बट इट डज नॉट एक्सप्लेन द फिनोमिना। न्यूटन्स थ्योरी assumed that equality of inertial and passive gravitational mass to hold for all bodies, but it does not explain this phenomena। यानी न्यूटन थ्योरी के हिसाब से तो ये दोनों मासेज कांस्टेंट का मतलब इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल टू 1 माना, तो mi और mg बराबर होने चाहिए, पर ये डज नॉट एक्सप्लेन दिस फिनोमिना, ये न्यूटन थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं होता। दैट द इक्वालिटी होल्ड्स हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड लेटर बाय वेरियस एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से ये एक्सपेरिमेंट इसको प्रूव भी करने की कोशिश की गई। तो इस तरह से mg और mi के इस डेवलपमेंट में इनर्शियल मासेस, पैसिव ग्रेविटेशनल मासेस, ये दोनों बराबर होने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए गए। वोटॉस ने एक्सपेरिमेंट किया, पेनरोव ने किया, ब्रांस एंड डीके ने एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने अपने अपने तरीके से शो करने की कोशिश की कि ये बराबर है। अब नेक्स्ट, इस थ्योरी को समझने के लिए हमें दो मुख्य प्रिंसिपल काम में, जो ये डेवलपमेंट हुआ ना, ये डेवलपमेंट को समझने के लिए दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें समझने पड़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ कोवेरियंस। इस थ्योरी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को अच्छे से समझना है तो हमें ये दो प्रिंसिपल बहुत अच्छे से समझने होंगे। वो दो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस, प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ कोवेरियंस। तो नेक्स्ट
टर्न पर हम प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस, एंड प्रिंसिपल ऑफ कोवेरियंस के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।